अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लास्ट क्लास में we people were discussing about nuclear reactor। लास्ट क्लास में हम लोग न्यूक्लियर रिएक्टर के बारे में स्टडी कर रहे थे। ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्टर क्या होता है? न्यूक्लियर रिएक्टर एक ऐसी डिवाइस होती है which is used to obtain एक ऐसी डिवाइस which is used to obtain nuclear energy in a controlled manner। एक ऐसी डिवाइस जिसके अंदर हमें न्यूक्लियर एनर्जी मिले, और न्यूक्लियर एनर्जी जो हमें मिले वो एक कंट्रोल्ड मैनर के अंदर मिले। उसको हम अपनी आम जबान में कहते हैं आपके पास क्या? न्यूक्लियर रिएक्टर। न्यूक्लियर रिएक्टर का प्रिंसिपल क्या होता है? न्यूक्लियर रिएक्टर का प्रिंसिपल ये है कि इट इज बेस्ड ऑन controlled fission chain reaction। ये कंट्रोल्ड फिजन चेन रिएक्शन के ऊपर बेस करता है। इट इज बेस्ड ऑन कंट्रोल्ड फिजन चेन रिएक्शन। वन एंड ओनली वन न्यूट्रॉन कैन proceed fission reaction। सिर्फ और सिर्फ एक न्यूट्रॉन आपका होता है जो फिजन रिएक्शन को प्रोसीड कर सकता है। फिजन रिएक्शन को प्रोसीड कराने के लिए यू जस्ट नीड अ वन न्यूट्रॉन। आपको एक न्यूट्रॉन की जरूरत होती है। अब इसके चार पार्ट्स हैं, चारों को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले पार्ट हमारे पास आता है फ्यूल। किसी भी चीज को चलाने के लिए फ्यूल की जरूरत होती है। गाड़ी है तो पेट्रोल चाहिए, सीएनजी चाहिए आपको। ठीक है, इस तरीके से आपके पास अगर फ्रिज चलाना है तो इलेक्ट्रिसिटी आपको रिक्वायर्ड है। इस तरीके से अगर आपको एक ऑब्जेक्ट को आगे बढ़ाना है तो तब आप उसे अपने हाथ की फोर्स से आगे बढ़ाएंगे, तो आपके हाथ की फोर्स अगर फ्यूल के तौर पर काम करेगी। तो किसी भी चीज से कोई काम करवाना होता है तो यू नीड सम फ्यूल इन ऑर्डर टू प्रोसीड द वर्क। अब आपके पास यहाँ पे फ्यूल के तौर पे इस्तेमाल होता है यूरेनियम का एक आइसोटोप, और वो आइसोटोप है यूरेनियम 23592। ये जो आइसोटोप है यूरेनियम का, इसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं आपके पास न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर। ये वाला जो आइसोटोप है इसको रॉड्स की शक्ल में रिएक्टर में डाला जाता है। इसको रॉड्स की शक्ल में रिएक्टर के अंदर डाला जाता है। इसका सबसे अहम काम क्या है? ये फिजनेबल है। फिजनेबल से मुराद जैसे ही इस पे स्लो मूविंग न्यूट्रॉन आके टकराएगा तो टकराने के बाद ये स्प्लिट हो जाएगा। जैसे इस पे स्लो मूविंग न्यूट्रॉन आके टकराएगा तो टकराने के बाद ये स्प्लिट हो जाएगा। तो ऐसी न्यूक्लियाई जो कि आपके पास फौरन ही दो छोटी न्यूक्लियाई के अंदर ब्रेक हो जाए उनको हम कहते हैं फिजनेबल। ये फिजनेबल है, इसके जरिए आप बासानी आपके पास फिजन रिएक्शन परफॉर्म कराया जा सकता है। ठीक है, अब फिजन रिएक्शन कराने के लिए आपको रेडियोएक्टिव एलिमेंट का कोई ना कोई मास चाहिए होता है। उस मास को हम कहते हैं क्रिटिकल मास। क्रिटिकल मास की जो बेसिक डेफिनेशन है वो क्या है?
द मिनिमम अमाउंट, जी अस्सलामुअलैकुम सर। अस्सलाम जी बेटा, एक बार आप प्रीवियस स्लाइड रिपीट कर देंगे? मैं रिपीट कर देता हूँ। प्रीवियस स्लाइड में मैंने ये बात बोली थी कि न्यूक्लियर रिएक्टर एक ऐसी डिवाइस है विच इज यूज्ड टू ऑब्टेन न्यूक्लियर एनर्जी इन अ कंट्रोल्ड मैनर। एक ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर हमें न्यूक्लियर एनर्जी मिले कंट्रोल्ड मैनर में, उसको हम कहते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर। कंट्रोल्ड मैनर से मुराद ये है कि जो एनर्जी रिलीज होती है उसको हम कंट्रोल कर सकें ताकि वो बाहर की ह्यूमैनिटी के लिए हैजर्डस ना हो। और मैंने अभी बोला आपसे कि इसका जो प्रिंसिपल है वो बेस करता है कंट्रोल्ड फिजन चेन रिएक्शन पे। ये कंट्रोल्ड फिजन चेन रिएक्शन के ऊपर बेस करता है और सिर्फ एक न्यूट्रॉन हमें चाहिए होता है रिएक्शन को प्रोसीड करवाने के अंदर। ये मैंने इसके अंदर चीज़ें यहाँ पे कही थी जो मैंने यहाँ पे आपको नजर आ रही है, इसके अलावा मैंने यहाँ पे कोई बात नहीं बताई थी। अब मैं मजीद जब आगे इसमें बढ़ा था तो मैंने आपको एक बात बताई थी कि हमारे पास न्यूक्लियर रिएक्टर के कुछ पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट होता है फ्यूल। फ्यूल का मतलब होता है कि हम यहाँ पे इसको किस चीज़ से चलाएंगे, तो यहाँ पे हम इसको चलाएंगे यूरेनियम के एक आइसोटोप से जो हमारे पास यूरेनियम 23592, ठीक है। और हमारे पास यहाँ पे यूरेनियम जो होता है वो रॉड्स की सूरत में लगाया जाता है और ये फिजनेबल होता है। इसके साथ साथ हर मास के ऊपर फिजन रिएक्शन स्टार्ट नहीं हो सकता। मास की हमें कोई ना कोई वैल्यू चाहिए होती है, इसके ऊपर फिजन रिएक्शन स्टार्ट होता है। तो याद रखिएगा क्रिटिकल मास हमारे पास क्या होता है, द मिनिमम अमाउंट ऑफ radioactive element which is required to start fission reaction in a controlled manner. The minimum amount of radioactive element, the minimum amount of radioactive element, the minimum amount of radioactive element which is required to start fission reaction in a controlled manner is called critical mass. फिजन रिएक्शन का वो कम से कम हमारे पास कराने के लिए मास जो कि हमें रिक्वायर्ड होता है उसको हम क्रिटिकल मास कहते हैं, ठीक है। इसको और भी हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं, सच आ मास ऑफ यूरेनियम, such a mass of uranium in which one neutron, such a mass of uranium in which one neutron out of the all neutrons produced in one fission reaction produces further fission is called critical mass. देखें क्या लिखा हुआ है, सच अ मास ऑफ यूरेनियम इन विच वन न्यूट्रॉन आउट ऑफ ऑल द न्यूट्रॉन्स, एक न्यूट्रॉन आउट ऑफ ऑल द, सिर्फ एक न्यूट्रॉन की बात हो रही है, सब में से सिर्फ एक न्यूट्रॉन प्रोड्यूस्ड इन वन फिजन रिएक्शन प्रोड्यूसेस फर्दर फिजन इज कॉल्ड क्रिटिकल मास। यानी कि वो मास जिसके अंदर अगर मैं रिएक्शन लिखूं यूरेनियम 23592, इसमें जब न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब होता है तो आपको मिलता है रिजल्ट में बेरियम क्रिप्टॉन। बेरियम मिलता है 14156, क्रिप्टॉन मिलता है 9236। रिजल्ट में मिलते हैं 3 फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स और साथ में मिलती है 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी। रिजल्ट में मिलते हैं 3 फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स और साथ में मिलती है 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी। ये होता है। अब यहाँ जो न्यूट्रॉन बन रहे हैं ना, इनको हम फर्दर यूरेनियम से रिएक्ट करवाते हैं, तो यही चीज लिखी हुई है। एक न्यूट्रॉन एक फिजन करता है
और जो बाकी के हमारे पास न्यूट्रॉन है उनको भी मुझे दोबारा यूरेनियम से रिएक्ट कराना है, तो रिएक्शन प्रोसीड होना चाहिए। उस मास को हम कहते हैं क्या? क्रिटिकल मास, जिसके जरिए हम कंट्रोल्ड मैनर में फिजन रिएक्शन परफॉर्म कर सके। दोबारा पढ़ेंगे, सच अ मास ऑफ यूरेनियम इन विच वन न्यूट्रॉन आउट ऑफ ऑल द न्यूट्रॉन प्रोड्यूस्ड इन वन फिजन रिएक्शन, जिसमें एक रिएक्शन के अंदर बहुत सारे न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस हों और जो फर्दर फिजन को आपके पास प्रोड्यूस करें उसको हम क्रिटिकल मास का नाम देते हैं, वो क्रिटिकल मास कहलाता है। तो इसको हम क्रिटिकल मास कह रहे थे। यूरेनियम 235-92 का फायदा ये है कि फिजनेबल है, और नुकसान ये है कि ये जितने भी यूरेनियम होते हैं ये हमारे मुल्क में तो खैर पाए नहीं जाते, ये फॉरेन कंट्रीज में पाए जाते हैं और इनको धातों से निकाला जाता है। जैसे कि धात है, ये धातु से आपके पास एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, तो इसमें जो नेचुरल यूरेनियम का परसेंटेज है वो बहुत कम होता है, और नेचुरल यूरेनियम का परसेंटेज यहाँ पे होता है 0.71% तकरीबन। नेचुरल यूरेनियम का परसेंटेज यहाँ पे बहुत कम होता है और 0.71% होता है, इसको हम कहते हैं फ्यूल। अब जरा चेक करें, ये जो न्यूट्रॉन था ना दैट वाज स्लो मूविंग, और ये जो न्यूट्रॉन है दैट इज फास्ट मूविंग। इसका मतलब अगर मुझे रिएक्शन प्रोसीड करना है तो मुझे इन न्यूट्रॉन्स की स्पीड को कम करना होगा। इन न्यूट्रॉन्स की स्पीड को कम करने का प्रोसेस कहलाता है मॉडरेटर। मॉडरेटर को हम डिफाइन करते हैं द प्रोसेस ऑफ स्लोइंग डाउन द स्पीड ऑफ fast moving neutrons is called moderator। उसको हम मॉडरेटर का नाम देते हैं। फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स की स्पीड को स्लो डाउन करने का प्रोसेस कहलाता है मॉडरेटर, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मॉडरेशन। और हमारे पास इस पूरे प्रोसेस को मॉडरेशन का नाम दिया जाता है, इसको मॉडरेशन कहते हैं। अब मॉडरेटर के तौर पे कौन यूज होता है? मॉडरेटर के तौर पे यूज होता है हमारे पास हैवी वाटर और ग्रेफाइट। ग्रेफाइट और हैवी वाटर दोनों के दोनों मॉडरेटर के तौर पे इस्तेमाल किए जा सकते हैं। ग्रेफाइट एंड हैवी वाटर बोथ कैन बी यूज्ड एज अ मॉडरेटर। दोनों को हम मॉडरेटर के तौर पे आपके पास जो है वो यूज कर सकते हैं, ठीक है। और होगा क्या कि जब आपके पास यहाँ पर न्यूट्रॉन जाके हैवी वाटर से टकराएगा या ग्रेफाइट से टकराएगा तो वो अपनी सारी स्पीड को लूज कर देगा, और सारी स्पीड को लूज करने के बाद वो एक स्लो मूविंग न्यूट्रॉन बन जाएगा, जिससे रिएक्शन को फर्दर प्रोसीड करवाया जा सकेगा। नेक्स्ट जो हमारे पास चीज आती है उसको हम कहते हैं कूलिंग, या फिर उसको हम कहते हैं हीट एक्सचेंजर, ठीक है। इसको हम कहते हैं कि हीट एक्सचेंजर क्या होता है। ये जो हीट एक्सचेंजर है इसको हम कहते हैं द प्रोसेस टू कन्वे द एनर्जी produced for the sake of use, जितनी एनर्जी आपको चाहिए उतनी एनर्जी आपके पास पहुंचाना। कहाँ तक पहुंचाना? जहां में जरूरत है, उसको हम कहते हैं हीट एक्सचेंजर। वो हमारे पास हीट एक्सचेंजर कहलाता है। और कूलिंग का प्रोसेस क्या होता है? कूलिंग का प्रोसेस का मतलब होता है टू अवॉइड ओवरहीटिंग। ओवरहीटिंग को अवॉइड करना। ओवरहीटिंग को अवॉइड करने के लिए हम क्या लगाते हैं? कूलिंग। कूलिंग करवाई जाती है कूलेंट से। कूलेंट्स आर सर्कुलेटेड इन द बाउंड्री ऑफ द रिएक्टर्स। कूलेंट्स जो होते हैं वो सर्कुलेट करवाए जाते हैं रिएक्टर की बाउंड्री में। कूलेंट्स आर सर्कुलेटेड इन द बाउंड्री ऑफ द रिएक्टर। आप रिएक्टर की बाउंड्री के अंदर जो कूलेंट्स हैं उनको आप सर्कुलेट करवाते हैं, ठीक है। क्यों सर्कुलेट करवाते हैं? ताकि ओवरहीट आपके पास जो है वो उसको अवॉइड किया जा सके।
कूलेंट के तौर पे आप लाइट वाटर लेते हैं, जो नॉर्मल वाटर होता है हमारा। कूलेंट के तौर पे आप मेटल के अलॉयज लेते हैं, और इसके अलावा लिक्विड मेटल्स भी आप ले सकते हैं। लिक्विड मेटल, मेटल के अलॉयज, ये सारी चीजें आपके पास कूलेंट के तौर पे इस्तेमाल होती हैं, ठीक है, कूलेंट के तौर पे। और ये रिएक्टर की बाउंड्री में सर्कुलेट करवाए जा रहे होते हैं, तो इसलिए हमारे पास को हम कहते हैं आम जबान में क्या, कूलेंट। चौथी चीज जो हमारे पास आती है वो आती है कंट्रोल रॉड्स। कंट्रोल रॉड्स को हम एक और नाम देते हैं, इनको हम कहते हैं अब्जॉर्बिंग रॉड्स। कंट्रोल रॉड्स का काम होता है न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करना। कंट्रोल रॉड्स न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करती हैं। कंट्रोल रॉड न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करती हैं, क्यों करती हैं? ताकि रिएक्शन को कंट्रोलेबल रखा जाए, ताकि रिएक्शन को कंट्रोलेबल रखा जाए। कंट्रोल रॉड्स यहाँ पे इसलिए इस्तेमाल होती हैं ताकि रिएक्शन को कंट्रोलेबल रखा जाए। ये आपके पास न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करती है, तभी इनको एब्जॉर्बिंग रॉड्स भी कहते हैं। और ये बनी होती हैं बोरॉन और कैडमियम की। ये बनी होती हैं बोरॉन और कैडमियम की। ये बोरॉन और कैडमियम की आपके पास बनी हुई होती हैं, ठीक है, तो इनको याद रखिएगा। इसी तरीके से आपके पास अगर रिएक्शन के अंदर एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ रही होती है, तो रिएक्शन के अंदर एनर्जी न्यूट्रॉन की वजह से बढ़ती है। जिस तरह का ये यूरेनियम है, ये न्यूट्रॉन है, इस पे टकराएगा, बेरियम आएगा, क्रिप्टॉन आएगा, 3 फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स आएंगे। फिर इनके आगे अगर फर्दर यूरेनियम लगा दें, फिर बेरियम आएगा, फिर क्रिप्टॉन आएगा, फिर न्यूट्रॉन्स आएंगे, फिर बेरियम आएगा, फिर क्रिप्टॉन आएगा, फिर न्यूट्रॉन्स आएंगे, फिर बेरियम आएगा, फिर क्रिप्टॉन आएगा, और फिर 3 न्यूट्रॉन्स आएंगे। तो 1 से 3, 3 से 9, जैसे जैसे न्यूट्रॉन्स की तादाद बढ़ती जाएगी, न्यूक्लियर एनर्जी भी बढ़ती चली जाएगी। तो अगर ये न्यूक्लियर एनर्जी बढ़ गई तो रिएक्शन अनकंट्रोल्ड हो जाएगा। मुझे कंट्रोल कराने के न्यूट्रॉन की जो तादाद है उनको मॉडरेट रखना है। उनको मॉडरेट रखने के लिए मैंने क्या करना है, उनको मॉडरेट रखने के लिए मैंने यहाँ पर कंट्रोल रॉड्स इसके अंदर लगानी है। कंट्रोल रॉड्स हैंगर की तरह होती हैं, लाइक दिस। जब तक ये रिएक्शन से बाहर है, न्यूट्रॉन रिएक्शन प्रोसीड करेगा। जैसे ही रिएक्शन को अंदर जाएंगी तो इसका मतलब न्यूट्रॉन इसके अंदर आके एब्जॉर्ब होंगे, ठीक है। तो इसको हम अपनी आम जबान में कहते हैं क्या, अब्जॉर्बिंग रॉड्स या कंट्रोल रॉड्स। उसके बाद आती है हमारे पास बायोलॉजिकल शील्ड्स। बायोलॉजिकल शील्ड्स क्यों लगाई जाती हैं? टू प्रिवेंट स्कैटरिंग ऑफ हार्मफुल रेडिएशंस। इसके अंदर हार्मफुल रेडिएशन निकलती है, क्योंकि न्यूक्लियर रिएक्शन है। आप जानते हैं कि अगर कहीं पे बॉम्ब ब्लास्टिंग हो जाए तो उसके असर बहुत देर तक वहाँ पे बाकी रहते हैं। तो जिस तरीके से पहला बॉम्ब ब्लास्ट किया गया था, आपको नाम सुना होगा हिरोशिमा वगैरह का, तो वहाँ पे उसके असर आज की इंसानियत पे मुरत्तिब आज तक हो रहे हैं। तो जब ब्लास्टिंग होती है तो उसके असर वहाँ की ह्यूमैनिटी पे काफ़ी देर तक एग्जिस्ट करते हैं, इसलिए उनको अवॉइड करने के लिए बायोलॉजिकल शील्ड्स लगाई जाती हैं, ताकि आपके पास जो हार्मफुल रेडिएशन है उनसे बचाया जा सके, ठीक। ये आपके पास कुछ बातें थी कि न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर हमने पढ़ी। अब चलते हैं एक और रिएक्टर की तरफ जिसका नाम है ब्रीडर रिएक्टर। ब्रीडर रिएक्टर, ब्रीड का मतलब होता है नस्ल दर नस्ल चलना। ब्रीड का मतलब होता है नस्ल दर नस्ल चलना। ब्रीड मीन्स नस्ल दर नस्ल चलना। इसको एक और नाम देते हैं और इसको हम कहते हैं LMFBR। LMFBR का मतलब लिक्विड मेटल फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। इसको हम कहते हैं LMFBR, लिक्विड मेटल फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। नोट कर लें, ब्रीडर रिएक्टर को हम एक और नाम देते हैं, इसको हम कहते हैं लिक्विड मेटल फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। LMFBR मीन्स लिक्विड मेटल फास्ट ब्रीडर रिएक्टर होता है। इसके अंदर हमें कूलेंट और मॉडरेटर दोनों एक ही यूज होते हैं। और कूलेंट और मॉडरेटर के तौर पे हम यहाँ पे यूज करते हैं लिक्विड मेटल, और लिक्विड मेटल हम लेते हैं सोडियम।
कूलेंट और मॉडरेटर यहाँ पे अलग अलग चाहिए होते हैं। यहाँ पे कूलेंट और मॉडरेटर आपके पास सेम होते हैं। और यहाँ पे जो हमने पहली बार इस्तेमाल किया था ब्रीटर रिएक्टर के अंदर, वो हमारे पास था सोडियम मेटल। सोडियम 98 डिग्री सेल्सियस के ऊपर मेल्ट हो जाता है। और अगर सोडियम 98 डिग्री सेल्सियस के ऊपर मेल्ट हो रहा है तो इसका मतलब सोडियम मेटल को ये 98 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर अचीव करना ज़्यादा मतलब कि उसके लिए मसले वाली बात नहीं है, क्योंकि जो रिएक्टर्स होते हैं वो तो ऑलरेडी उनके अंदर टेम्परेचर बहुत हाई होता है। और अगर रिएक्टर्स के अंदर टेम्परेचर ऑलरेडी बहुत हाई है तो ये जो आपके पास रिएक्टर्स होते हैं इनके अंदर जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो आपका 1000, 2000, 3000, 5000, 6000, 7000 तक आराम से जा रहा होता है। तो 98 तो अचीव करना उसके लिए कोई मसला ही नहीं है। तो सोडियम मेटल हमारे पास 98 डिग्री सेल्सियस के ऊपर पूरा पूरा मेल्ट हो जाता है। और मेल्ट होने के बाद वो रिएक्टर की बाउंड्री में सर्कुलेट करता है। इसमें जो आइसोटोप हम इस्तेमाल करते हैं वो आइसोटोप होता है यूरेनियम 23892। इसमें जो आइसोटोप इस्तेमाल होता है वो आइसोटोप इस्तेमाल होता है यूरेनियम 23892। यूरेनियम 23892 का मसला ये है कि इट इज नॉन फिजनेबल। ये नॉन फिजनेबल से मुराद ये कि एकदम ये आपका जो है वो न्यूट्रॉन के टकराने के बाद ब्रेक नहीं होता। जिस तरह आपके पास जो न्यूट्रॉन था वो यूरेनियम 235 के साथ फॉरेन रिएक्शन कर रहा था, ये फॉरेन रिएक्शन नहीं करता, इसीलिए इसको हम बोलते हैं नॉन फिजनेबल। ये एक फर्टाइल न्यूक्लियस है। फर्टाइल न्यूक्लियस का मतलब क्या है? ये एक फर्टाइल न्यूक्लियस है। फर्टाइल न्यूक्लियस मीन्स कि इसको आपके पास कन्वर्ट किया जा सकता है फिजनेबल न्यूक्लियस के अंदर। इसको आपके पास कन्वर्ट किया जा सकता है फिजनेबल न्यूक्लियस के अंदर। इट कैन बी कन्वर्टेड टू फिजनेबल न्यूक्लियाई, इसलिए इसको कहते हैं फर्टाइल न्यूक्लियस। नुकसान ये है कि नॉन फिजनेबल है, और फायदा ये है कि इसमें जो नेचुरल यूरेनियम की कैरेक्टरिस्टिक है वो बहुत ज़्यादा है। इसमें नेचुरल यूरेनियम 99.38% पाया जाता है। इट्स नेचुरल यूरेनियम इज इक्वल टू 99.38%। इसमें नेचुरल यूरेनियम 99.38% मौजूद होता है। लेकिन नुकसान ये है कि ये आपके पास जो है वो प्रोड्यूस करता है बेसिकली क्या, एक नॉन फिजनेबल न्यूक्लियस। ठीक है, आप याद रखिएगा, जब ये आपके पास फिजन रिएक्शन परफॉर्म करता है तो उससे पहले ये दो न्यूक्लियस में कन्वर्ट होता है, जिसमें से एक कहलाता है नेप्टोलियम, जो हमारे पास है 23993 नेप्टोलियम, और एक प्लूटोनियम। और प्लूटोनियम है 23994। एक नेप्टोलियम और एक प्लूटोनियम। ये जो प्लूटोनियम है ना, कहा ये जाता है कि इट इज फिजनेबल। ये प्लूटोनियम फिजनेबल है। दिस प्लूटोनियम इज फिजनेबल। ये प्लूटोनियम आपके पास फिजनेबल होता है। ठीक है, किसी ने कुछ उतारा नहीं है तो कॉपी कर लें, जब तक मैं टाइम दे रहा हूँ 1 सेकंड का। ब्रीडर रिएक्टर के बारे में बातें चल रही है, थ्योरेटिकल टॉपिक से एमसीक्यूज बन सकते हैं, इसलिए जो जो बातें बता रहा हूँ सब याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ तक हमने बात करी। अब इसमें होता क्या है, इसमें हमने फिजन रिएक्शन से जो न्यूक्लियर रिएक्टर से न्यूट्रॉन मिल रहे थे, न्यूक्लियर रिएक्टर से जितने भी हमें न्यूट्रॉन मिल रहे थे, हमने कहीं से भी वहां से एक न्यूट्रॉन पकड़ा, और न्यूट्रॉन पकड़ने के बाद हमने उसको यूरेनियम 23892 से रिएक्ट करा दिया। जब इसको हमने इससे रिएक्ट करवाया बन के यूरेनियम 23992। दिस इज अनस्टेबल। यूरेनियम 238 तो अनस्टेबल था, ये और ज्यादा अनस्टेबल है। ठीक है, अब आपके पास होगा क्या, ये कन्वर्ट हो जाएगा नेप्टोलियम में, और ये नेप्टोलियम में कन्वर्ट होगा, जो हमारे पास है 23993, और ये परफॉर्म करेगा बीटा डी के। इसने बीटा डी के परफॉर्म किया, और इसकी जो हाफ लाइफ होती है वो तकरीबन 2.4 डेज होती है। सॉरी, इसकी हाफ लाइफ हमारे पास होती है तकरीबन 2.35 मिनट्स।
23.5 मिनट्स, ये इसकी हाफ लाइफ होती है। तो आपके पास हुआ क्या, जब इसने न्यूट्रॉन पे स्ट्राइक किया तो ये बना यूरेनियम 23992, इसने बीटा डीके किया 23.5 मिनट के बाद ये नेप्टोनियम में कन्वर्ट हुआ। अब मजीद आपके पास ये जो नेप्टोनियम है ये कन्वर्ट हो जाएगा प्लूटोनियम में, और जब ये प्लूटोनियम में कन्वर्ट होगा तो ये बन जाएगा यूरेनियम 23994। रिजल्ट में मजीद आपके पास होगा बीटा डीके, और इसकी जो हाफ लाइफ है वो होती है 2.45 डेज। तो हमारे पास यहाँ पे 2.4 के 2.45 डेज की बात एक ही है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या मिलेगा, प्लूटोनियम। मतलब यू पीपल कैन सी जो हमारे पास रिएक्शंस हो रहे हैं, ये जो रिएक्शंस हो रहे हैं ये आपके पास सडन नहीं हो रहे, ये रिएक्शंस आपके पास जो हो रहे हैं ये आपके पास ग्रेजुअली हो रहे हैं। और जब ये रिएक्शंस आपके पास ग्रेजुअली हो रहे हैं तो यही वजह है कि हमारे पास यहाँ पर इसके अंदर पूरे प्रोसेस में इसको हम नॉन फिजनेबल से फिजनेबल बनाते हैं। और जब इसको हम नॉन फिजनेबल से फिजनेबल बनाते हैं तो अब ये आखिर में मिलता है प्लूटोनियम। और जब आखिर में ये प्लूटोनियम हमें मिलता है, आखिर में जब हमें प्लूटोनियम मिलता है तो इस प्लूटोनियम के साथ जब न्यूट्रॉन को रिएक्ट करवाया जाता है तो आपको दो फिजन फ्रेगमेंट्स मिलते हैं, एक्स और वाई दो फिजन फ्रेगमेंट्स हैं। इनमें से कोई भी एक यूरेनियम 23592 में आगे जाके कन्वर्ट हो जाता है, इसके साथ दो न्यूट्रॉन्स मिलते हैं फास्ट मूविंग, और रिजल्ट में मिलती है 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी। तो जब आप इसको दोबारा न्यूट्रॉन से रिएक्ट करवाएंगे तो रिजल्ट में आपको एक्स और वाई दो फिजन फ्रेगमेंट्स मिलेंगे, दो फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स बनेंगे, और रिजल्ट में आपको 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी मिलेगी। ये जो न्यूक्लियर रिएक्टर होता है इससे जो न्यूट्रॉन मिलते हैं वो यहाँ पे काम आते हैं, और उनसे फिर हम ब्रीडर रिएक्टर बनाते हैं। अब इसको ब्रीडर रिएक्टर क्यों कहते हैं, इसको ब्रीडर रिएक्टर इसलिए कहते हैं क्योंकि इससे जो मिलने वाली एनर्जी है वो बहुत लॉन्ग टाइम तक चलती है। और जब इससे मिलने वाली एनर्जी बहुत लॉन्ग टाइम तक चलती है क्योंकि इसमें नेचुरल यूरेनियम की कैरेक्टरिस्टिक बहुत ज़्यादा है, तो इसीलिए इसको ब्रीडर रिएक्टर का नाम दिया जाता है। इसको हम अपनी आम जबान में ब्रीडर रिएक्टर के नाम से जान रहे होते हैं। ठीक, यहाँ पे हमने आपके पास बात करी इसकी जो हमारे पास था ब्रीडर रिएक्टर, और यहाँ पे आपके पास ये चैप्टर तकरीबन वाइंड अप हो चुका है। इसके अंदर जितनी बातें थी वो सारी की सारी बातें आपको बताई जा चुकी हैं। अब मुझे एक और चैप्टर की जाने बढ़ना है, और जिस चैप्टर की जाने मुझे बढ़ना है उस चैप्टर का नाम है एटॉमिक स्पेक्ट्रा। जिस चैप्टर की जाने मुझे बढ़ना है उस चैप्टर का नाम हमारे पास है एटॉमिक स्पेक्ट्रा, उसको हम एटॉमिक स्पेक्ट्रा के नाम से जान रहे होते हैं। ठीक, तो नेक्स्ट चैप्टर हमारा है एटॉमिक स्पेक्ट्रा। नेक्स्ट चैप्टर विच यू वांट टू सी इज नथिंग बट एटॉमिक स्पेक्ट्रा, उसको हम एटॉमिक स्पेक्ट्रा के नाम से जान रहे होते हैं। एटॉमिक स्पेक्ट्रा में सबसे पहले तो हमें यहाँ पे एक चीज़ देखनी है, वो चीज़ हमारे पास होती है क्या, स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम क्या होता है, स्पेक्ट्रम को हम किस तरीके से डिफाइन करते हैं। स्पेक्ट्रम को हम डिफाइन करते हैं कि स्पेक्ट्रम मीन्स सेट ऑफ frequencies absorbed or emitted by a substance. Spectrum means set of frequencies absorbed or emitted by a substance. जितनी भी रेडिएशंस, जितनी भी आपके पास कोई रेडिएशन जो अपने अंदर एब्जॉर्ब करे या कोई रेडिएशन अगर अपने अंदर से इमिट करे तो उनकी जो बहुत सारी फ्रिक्वेंसीज हमें मिलती हैं उसको हम अपनी आम जबान में स्पेक्ट्रम का नाम देते हैं, वो स्पेक्ट्रम कहलाती है। जब आपके पास कोई एलिमेंट नॉर्मली डी एक्साइड होता है, डी एक्साइड का मतलब जब उसका इलेक्ट्रॉन जंप करता है फ्रॉम हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट, तो उसमें से डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज की लाइट इमिट होती है। डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज की जो लाइट इमिट होती है वो आपके पास बनाती है स्पेक्ट्रम, उसको हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। कुछ स्पेक्ट्रम हमें अपनी नेकेड आई से विजिबल होते हैं, और नेकेड आई से विजिबल इसलिए होते हैं क्योंकि हमारी जो आई है उनकी रेंज के अंदर आ रहे होते हैं, क्योंकि हमारी आई उनसे सेंसिटिव होती है। और कुछ स्पेक्ट्रम हमारी नेकेड आई से विजिबल नहीं होते, जिनको हमें प्रिज्म से पास करा के ऑब्टेन करना पड़ता है। तो आपके पास यहाँ पे जो चीज़ आ रही है उसमें हमें स्पेक्ट्रम के बारे में इसी चीज़ को फॉलो करना है।
ठीक, सबसे पहले जो हमारे पास चीज़ आती है वो चीज़ हमारे पास यहाँ पे कहलाती है क्या, उसको हम कहते हैं बोहर्स एटॉमिक मॉडल। सबसे पहले हमारे पास जो चीज़ आती है उसका नाम हमारे पास है बोहर्स एटॉमिक मॉडल। हमारे पास एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था नील बोहर्स। नील बोहर ने डिस्क्राइब किया था हमारे पास एटॉमिक स्ट्रक्चर आफ्टर द ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड। नील बोहर वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने हमें डिस्क्राइब किया था एटॉमिक स्ट्रक्चर। नील बोहर वाज अ साइंटिस्ट टू डिस्क्राइब एटॉमिक स्ट्रक्चर, जिन्होंने हमारे पास एटॉमिक स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब किया था। नील बोहर वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने हमारे पास एटॉमिक स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब किया था। और रदरफोर्ड की ड्रॉबैक्स में जो मसले थे, सॉरी रदरफोर्ड की जो पॉस्टुलेट्स थे उनमें जो ड्रॉबैक्स थे उनकी जो करेक्शन की थी उसको हमारे पास नील बोहर ने करेक्ट किया था। नील बोहर का एक ड्रॉबैक है और ये ड्रॉबैक है कि ये एप्लीकेबल है हाइड्रोजन एटम पे। ये हाइड्रोजन एटम के ऊपर एप्लीकेबल है और आप जानते हैं कि हाइड्रोजन में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होता है और वो इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर मौजूद होता है। हाइड्रोजन के अंदर सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, वो और इलेक्ट्रॉन आपका फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर मौजूद होता है। तो इसलिए जब भी इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा तो फर्स्ट ऑर्बिट से होगा। जब भी इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा तो फर्स्ट ऑर्बिट से होगा। जब कभी भी इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा तो इट विल ऑलवेज बी एक्साइटेड फ्रॉम फर्स्ट ऑर्बिट, उसको हम फर्स्ट ऑर्बिट से एक्साइट करेंगे। ये हमारे पास नील बोहर्स ने हाइड्रोजन के ऊपर इसको अप्लाई किया था। इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है, वो पहला पॉइंट हमारा होता है एनर्जी स्टेट्स। सबसे जो पहला पॉइंट है वो पहला पॉइंट हमारे पास कहलाता है एनर्जी स्टेट्स। पहला पॉइंट किसका, वो है नील बोहर्स का। पहला पॉइंट हमारे पास कहलाता है एनर्जी स्टेट्स। इन्होंने कहा था जो इलेक्ट्रॉन है वो आपके पास रिवॉल्व करते हैं, बल्कि थोड़ा सेलिब्रेट करते हैं। इन्होंने कहा था कि एज लॉन्ग एज एन इलेक्ट्रॉन मूव्स इन एन ऑर्बिट it does not radiate energy. As long as an electron move in orbit, it does not radiate energy. जब जब आपके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट के अंदर मूव करेगा वो किसी किस्म की कोई एनर्जी को रेडिएट नहीं करेगा। इसका मतलब एवरी ऑर्बिट इज एसोसिएटेड, every orbit is associated with definite amount of energy. Every orbit is associated with definite amount of energy. हर ऑर्बिट के पास कोई ना कोई डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी मौजूद है। इन्होंने ये एक बात बोली कि हमारे पास जो एनर्जी होती है वो एनर्जी ऑर्बिट की होती है और ऑर्बिट की जो एनर्जी होती है उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन मूव करता है। इन्होंने हमें ये बात बोली कि हमारे पास जो एनर्जी है वो एनर्जी हमारे पास ऑर्बिट की होती है। तो इसीलिए याद रखिएगा कि हर ऑर्बिट की एक डेफिनेट एनर्जी होती है। तो जो इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट के ऊपर मूव करेगा उसकी वो एनर्जी होगी जो उस ऑर्बिट की एनर्जी होगी। तभी इन्होंने इसको ऑर्बिट कहने के बजाय क्या नाम दिया, एनर्जी स्टेट्स। और जब जब इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट के ऊपर मूव करेगा वो किसी किस्म की एनर्जी को लूज नहीं करेगा या गेन नहीं करेगा, रेडिएट नहीं करेगा। रदरफोर्ड ने बोला था जब जब इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट के ऊपर मूव करता है तो ग्रेजुअली अपनी एनर्जी को लूज करता है। जब रदरफोर्ड ने कहा कि जब कोई भी इलेक्ट्रॉन आपके पास जो है वो मूव करता है और मूव करने के नतीजे में वो ग्रेजुअली अपनी एनर्जी को लूज करता है, तो लूज करने के नतीजे में होगा क्या, लूज करने के नतीजे में होगा ये कि आपके पास वो मूव करा दी। 2 मिनट होल्ड करने जरा।
मूव करने के नतीजे में होगा ये कि आपके पास जितनी भी ऑर्बिट हैं वो एसोसिएट होंगे डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी से। तो मूव करने, रदरफोर्ड ने ये बोला था कि आपके पास जब जब कोई भी एलिमेंट मूव करता है इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट के ऊपर तो मुस्तकिल तौर पे एनर्जी लूज करेगा। जब वो एनर्जी को लूज करेगा तो लूज करने के नतीजे में एक वक्त आएगा कि वो आपके पास एटम के ऊपर फॉल हो जाएगा, और जब वो एटम के ऊपर फॉल होगा तो अल्टीमेटली एटम तबाह हो जाएगा। तो ये गलत बात थी, तो रदरफोर्ड ने ये बात गलत की थी, तो इसको बोहर्स ने करेक्ट किया था। और बोहर्स ने करेक्ट करके इसमें ये चीज़ कही थी कि आपके पास जब कोई भी इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट के ऊपर मूव करता है तो वो कोई एनर्जी को रेडिएट नहीं करता। ठीक, तो ये मेरे पास पहला पॉइंट हुआ इसका एनर्जी स्टेट्स। दूसरा पॉइंट जो होता है वो मेरे पास होता है एमिशन ऑफ फोटोन। एमिशन ऑफ फोटोन का मतलब क्या है? मेरे पास ये मौजूद है एक फर्स्ट ऑर्बिट्स की एनर्जी E1, ये मेरे पास सेकंड ऑर्बिट मौजूद है, इसकी एनर्जी कितनी है E2। मेरे पास यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है, इस इलेक्ट्रॉन को मैंने एनर्जी प्रोवाइड करी E2 माइनस E1। जब मैं इसको एनर्जी प्रोवाइड करूंगा फर्स्ट स्टेट में तो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, जब एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा इसका मतलब इसकी एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी। जब इसकी एनर्जी ज़्यादा होगी तो ये अपने आप को जंप करेगा फ्रॉम फर्स्ट ऑर्बिट टू सेकंड ऑर्बिट, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गया। अब जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आया तो अंडरस्टूड सी बात है कि इस इलेक्ट्रॉन की परमानेंट प्लेस नहीं है, चाहे रुक कर आए, फौरन आए, बाद में आए, इसको नीचे आना है। और जब ये नीचे आएगा तो इट विल गेट बैक टू इट्स पोजीशन, और जब ये नीचे आएगा तो नीचे आने के नतीजे में एनर्जी लूज करेगा। ये जो एनर्जी लूज करता है, एनर्जी लूज होती है इन द फॉर्म ऑफ फोटोन, और फोटोन इज नथिंग बट लाइट। अब ये फोटोन डिफरेंट नेचर्स के होते हैं। डिफरेंट नेचर से मुराद ये डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रॉन ने जंप कहाँ से कहाँ किया। लाइक इलेक्ट्रॉन ने जंप जो किया है वो सेकंड से फर्स्ट पर किया है, थर्ड से फर्स्ट पर किया है, या फिर इन्फिनिटी से फर्स्ट पर किया है, या फिर सिक्स ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट पे किया है। तो ये सब डिपेंड करता है, सबकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो भी डिफरेंट होगी, और सबकी जो वेवलेंथ होगी वो भी डिफरेंट होगी। क्योंकि आप जानते हैं फोटोन इज नथिंग बट लाइट, और लाइट कौन सा नेचर रखती है? लाइट पार्टिकल नेचर भी रखती है, वेव नेचर भी रखती है। तो हमारे पास अगर ये वेव नेचर रखेगी तो वेव नेचर के नतीजे में आपके पास जो है वो उसकी फ्रीक्वेंसी भी डिफरेंट होगी, वेवलेंथ भी डिफरेंट होगी। तो मेरे पास अभी जंप करेगा सेकेंड ऑर्बिट टू फर्स्ट ऑर्बिट तो ये अपने अंदर से लाइट रेज को इमिट करेगा। ठीक है, यहाँ तक हमने इसके बारे में बात पढ़ी। इक्वेशन बनती है E2 माइनस E1 इज इक्वल टू एच म्यू। तो जब ये इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट होता है तभी यहाँ से फोटोन इमिट होते हैं, और उसी के नतीजे में हमें मिलता है क्या? स्पेक्ट्रम। उसी के नतीजे में हमें स्पेक्ट्रम ऑब्टेन होते हैं। तो जब ये नीचे आएगा तो उसके नतीजे में हमारे पास जो एनर्जी का डिफरेंस होगा E2 माइनस E1 वो एच म्यू के बराबर होगा, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि E2 माइनस E1 इज इक्वल टू एच सी अपॉन लेमडा। वो हमारे पास एच सी अपॉन लेमडा क्यों? क्योंकि जो म्यू है ये सी अपॉन लेमडा के बराबर होता है। ये म्यू है और ये म्यू सी अपॉन लेमडा के बराबर होता है। म्यू का मतलब है फ्रीक्वेंसी, सी का मतलब है स्पीड ऑफ लाइट, और लेमडा का मतलब होता है वेवलेंथ। ठीक है, अब एक और चीज पे चलते हैं, और एक और चीज हमारी आम जबान में कहलाती है एंगुलर मोमेंटम। याद रखिएगा, कहा यह जाता है कि इलेक्ट्रॉन विल ओनली मूव ऑन दोस ऑर्बिट्स वेयर इट्स एंगुलर मोमेंटम is the integral where its angular momentum is the integral multiple of h upon 2 pi। एंगुलर मोमेंटम होता है हमारे पास mvr, और इंटेग्रल मल्टीपल का मतलब है nh अपॉन 2 पाई। ये n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहलाता है, और इसको हम नंबर ऑफ ऑर्बिट का नाम देते हैं। ये n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहलाता है, और इसको हम नंबर ऑफ ऑर्बिट का नाम देते हैं। इलेक्ट्रॉन सिर्फ उन ऑर्बिट्स के ऊपर मूव करेगा
जहां उसका एंगुलर मोमेंटम nh/2 के बराबर होता है। और हमारे पास यहाँ पे ये जो n है, ये n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहलाता है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n 1 2 3 4 5 6 इनसे शुरू होता है, ठीक। यानी कि इलेक्ट्रॉन से उन ऑर्बिट्स के ऊपर मूव करेगा जहां पे MBR NH/2 के बराबर होगा। तो हमारे पास यहाँ पे जो एंगुलर मोमेंटम है ये NH/2 के क्या है, बराबर। n हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है जिसकी वैल्यू 1 2 3 के इक्विवेलेंट होती है। तो हमारे पास यहाँ पे MBR NH/2 के बराबर है। MBR हमारे पास एंगुलर मोमेंटम है और NH/2 याद रखिएगा ये इसका पोस्टुलेट है। यानी कि जब हम MBR को कैलकुलेट करेंगे तो हमेशा NH/2 के इक्विवेलेंट होगा, तो इलेक्ट्रॉन खाली इन ऑर्बिट्स के ऊपर मूव करेगा। एक और चीज हमारे पास जो आती है, ये तो 3 पोस्टुलेट होगा, इसको याद रखिएगा। तीसरी जो चीज नेक्स्ट हमारे पास में आती है उसका नाम है रिड्यूस प्लैंक्स कांस्टेंट। रिड्यूस प्लैंक्स कांस्टेंट को हम बोलते हैं h कट, और ये h/2 के बराबर होता है। तो h कट h/2 के बराबर होता है, इसको हम कहते हैं रिड्यूस प्लैंक्स कांस्टेंट। h का मतलब है प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट होता है 6.625 एक्सपोनेंट -34 जूल सेकेंड, ठीक है। इसको मैक्स प्लैंक ने दिया था क्वांटम थ्योरी में, जब उन्होंने कहा था कि एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, प्रोपोर्शनलिटी हटी थी, कांस्टेंट आया था h। तो हमारे पास ये प्लैंक्स कांस्टेंट 6.625 एक्सपोनेंट -34 जूल सेकेंड। अब h कट निकालना है तो h कट होगा h/2 के बराबर। h की वैल्यू है 6.625 एक्सपोनेंट -34, 2 पाई का मतलब 3.142। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर मिलेगा 1.05 एक्सपोनेंट -34 जूल सेकेंड। ये आपको मिला यहाँ पे इसका h कट रिड्यूस प्लैंक्स कांस्टेंट के बारे में। तो हमारे पास यहाँ पे इसको मैं रिड्यूस प्लैंक्स कांस्टेंट का नाम दिया, और h कट h/2 के बराबर आया, और मैंने यहाँ पे h को 2 से डिवाइड किया तो 1.05 एक्सपोनेंट -34 जूल सेकेंड की इक्विवेलेंट आया, ठीक है। अब h/2 को जहाँ जहाँ है हम h कट से भी रिप्लेस कर सकते हैं, और रिड्यूस प्लैंक्स कांस्टेंट हमारे पास कहलाता है, इसकी वैल्यू 1.05 एक्सपोनेंट -34 जूल। रिड्यूस प्लैंक्स कांस्टेंट क्यों कहते हैं, क्योंकि इसकी वैल्यू 6 से कम है। इसकी वैल्यू 6.625 है, इसकी वैल्यू 1.05। यहाँ तक हमने इसके बारे में बात पढ़ी, जो बात हमें यहाँ पे नजर आई। अब बोर्ड्स ने आपके पास ड्राइव किया रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम। जब बोर्ड्स ने आपके पास ड्राइव किया रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस हमारे पास जो आया था वो आया था 0.53 एंगस्ट्रॉम। दिस इज द रेडियस ऑफ अ फर्स्ट ऑर्बिट, 0.53 एंगस्ट्रॉम। और रेडियस की इक्वेशन याद रखिएगा, रेडियस की इक्वेशन होती है हमारे पास n²h²/4π² ये इसकी जनरल इक्वेशन थी रेडियस की, n²h²/4π² और फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस था वो 0.53 एंगस्ट्रॉम के बराबर आया था। दिस इज द रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट एंड दैट इज इक्वल टू 0.53 एंगस्ट्रॉम। और हमारे पास यहाँ पे r की वैल्यू थी n²h²/4π², ठीक है। सारी चीजें कांस्टेंट है, सारी चीजें कांस्टेंट है। इसका मतलब ये है कि सिर्फ ये जो n² है ये चेंज हो सकता है। h प्लैंक्स कांस्टेंट भी कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, m भी कांस्टेंट है, k हमारे पास कूलम्स कांस्टेंट है, और e का मतलब है चार्ज। ये सारी चीजें हमारे पास कांस्टेंट के तौर पे अज्यूम की जा सकती है। इसका मतलब ऑल दी थिंग्स प्रेजेंट हियर आर कांस्टेंट, सिर्फ ओनली थिंग दैट इज वेरिएबल इज नथिंग बट द नंबर ऑफ ऑर्बिट। नंबर ऑफ ऑर्बिट जैसे जैसे बढ़ता जाएगा तो r की वैल्यू भी बढ़ती चली जाएगी। तो याद रखिएगा r1 की वैल्यू आई थी 0.53 एंगस्ट्रॉम। तो हमारे पास ये जो r1 है फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस 0.53 एंगस्ट्रॉम के बराबर आया था, ठीक है। जनरल इक्वेशन लिख रहे हैं, जनरल इक्वेशन इज की Rn इज इक्वल टू n² और साथ में लिखा हुआ है r1।
ये इसकी जनरल इक्वेशन है। अगर आपको फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस पता है, अगर आपको नंबर ऑफ ऑर्बिट बताया जा रहा है, तो आप किसी भी ऑर्बिट का रेडियस बासानी मालूम कर सकते हैं, चाहे वो सेकंड हो, थर्ड हो, फोर्थ हो, फिफ्थ हो। लाइक सपोज अगर आपको सेकंड ऑर्बिट का रेडियस मालूम करना है, तो यहाँ पे आ जाएगा R2, ये बन जाएगा 2 स्क्वायर, और यहाँ पे R1 की वैल्यू आ जाएगी 0.53 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है एक्सपोनेंट माइनस 10 मीटर्स। एंगस्ट्रॉम एक्सपोनेंट माइनस 10 मीटर्स में आपके पास लिया जाता है, तो रेडियस एक्सपोनेंट माइनस 10 मीटर्स में लिया जाता है। R3 होगा तो 3 स्क्वायर, R4 होगा तो 4 स्क्वायर, R5 होगा तो 5 स्क्वायर। इस तरीके से आपके पास यहाँ पे इनकी रेडियाई लिए जाएंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमने इसके बारे में बातें पढ़ी, जो हमारे पास यहाँ पे बातें मौजूद थी। R1 था, R2 था, R3 था। अब अगर आपसे कोई पूछा जाए कि इनके रेडियाई के रेशियोज बता दें, जो पूछा जा सकता है। इनके जो रेडियाई के रेशियो होते हैं वो स्क्वायर्स की फॉर्म में होते हैं, यानी कि R1:R2:R3 1:4:9 की रेशियो के बराबर होता है। कैसे बराबर होता है? अगर आपको निकालना होगा R1/R2 का रेशियो, अगर आपको निकालना है R1/R2 का रेशियो, तो ये बनेगा 1 स्क्वायर इंटू R1, ये बनेगा 2 स्क्वायर इंटू R1, R1 से R1 कैंसिल, तो R1:R2 कितना बना? 1:4। इसी तरह R2:R3 बनेगा 4:9, R3:R4 बनेगा हमारे पास क्या? 9:16। इसी तरीके से जैसे जैसे आपके पास ऑर्बिट बढ़ता चला जाएगा, उसका रेडियस भी बढ़ता चला जाएगा। तो ये आपके पास बात थी जो हमने यहाँ पे डिस्कस करी। तो हमने यहाँ पे एक चीज देखी जो हमारे पास यहाँ पे बातचीत के तौर पे बता रही थी, चीजें याद रखिएगा। अब मेरे पास यहाँ पे एक जो चीज है उसका नाम है हमारे पास एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट। टॉपिक का नाम है एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट। इलेक्ट्रॉन एक सब एटॉमिक पार्टिकल है, और सब एटॉमिक पार्टिकल अगर इलेक्ट्रॉन है तो इसका मतलब आपके पास उसकी एनर्जी हमेशा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में मेजर होगी। इलेक्ट्रॉन एक सब एटॉमिक पार्टिकल है, उसकी एनर्जी हमेशा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में मेजर होती है। इलेक्ट्रॉन एक सब एटॉमिक पार्टिकल है, और सब एटॉमिक पार्टिकल्स की एनर्जी इज मेजर्ड इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स के अंदर मेजर होती है। तो इलेक्ट्रॉन एक सब एटॉमिक पार्टिकल है और उसकी एनर्जी आपके पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में मेजर होती है। सब एटॉमिक पार्टिकल्स जितने भी होते हैं, सबकी एनर्जी हमारे पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स के अंदर मेजर की जा रही होती है, ठीक। आपके पास याद रखिएगा एक एनर्जी होती है हमारे पास जिसको हम कहते हैं बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी हमारे पास कहलाती है एक ऐसी एनर्जी विच कीप्स इलेक्ट्रॉन इन इट्स ऑर्बिट। एक ऐसी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को अपने ऑर्बिट में रखती है, उसको बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी की सम के बराबर होती है। ये इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी की सम के बराबर होती है, और बाइंडिंग एनर्जी किसी भी ऑर्बिट की हमेशा नेगेटिव होती है। बाइंडिंग एनर्जी ऑफ एनी ऑर्बिट इज ऑलवेज नेगेटिव। कोई भी ऑर्बिट होगा उसकी बाइंडिंग एनर्जी हमेशा नेगेटिव होगी। दोबारा सुन लें, कोई भी ऑर्बिट होगा उसकी बाइंडिंग एनर्जी हमेशा नेगेटिव होगी। चेक करें जरा, ये मेरे पास इलेक्ट्रॉन है, ये मेरे पास प्रोटॉन है। इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ में, और जब इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपके पास सर्कुलर पाथ में मूव करने की वजह से इस पे एक फोर्स एक्ट कर रही है, और फोर्स आपके पास है सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अ सर्कल। तो मेरे पास जब ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ में, तो सेंट्रीपिटल फोर्स है, और सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन हमेशा टुवर्ड्स दी सेंटर होती है। इलेक्ट्रॉन जो आपका प्रोटॉन है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और जो इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है।
एक और फोर्स होती है इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की डायरेक्शन होती है हमेशा टुवर्ड्स नेगेटिव एंड अवे पॉजिटिव। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की डायरेक्शन पॉजिटिव से अवे और नेगेटिव की तरफ, इससे ऑपोजिट होगी। तो दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन एक दूसरे से ऑपोजिट बनती है। तो जब दो फोर्सेस की डायरेक्शन एक दूसरे से ऑपोजिट बनेगी तो यही वजह है कि यहाँ पे आपके पास जो बाइंडिंग एनर्जी होगी वो हमेशा क्या आएगी, नेगेटिव। तो बाइंडिंग एनर्जी इज ऑलवेज अज्यूम टू बी नेगेटिव। जब आपके पास एक इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो इसलिए हमारे पास बाइंडिंग एनर्जी हमेशा नेगेटिव आएगी। अब एक चीज देखिएगा, वो चीज मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे कि बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है। We are not here to discuss all the derivations. We are just here to read or study all the formulas which are going to help us to solve any numerical or any MCQ in our test. मेरे पास सारी स्लाइड्स फुल हो चुकी हैं, मैं इनकी पिक्चर ले रहा हूँ सारी स्लाइड्स की। अगर आपको कोई स्लाइड चाहिए हो तो मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको पिक्चर फॉरवर्ड कर दूंगा सबकी। ठीक है, अब मुझे स्टार्टिंग वाली स्लाइड मिटानी पड़ेगी, तो मैंने ये स्टार्टिंग वाली स्लाइड यहाँ पे रिमूव करी। ये मेरे पास यहाँ पे बात हुई, ठीक है। अब यहाँ से हमने एक चीज़ देखी थी कि हमें बाइंडिंग एनर्जी निकालने को अगर आ जाए तो बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास होता है -13.6 अपॉन एन स्क्वायर। ये फॉर्मूला है जिससे हम किसी भी ऑर्बिट की बाइंडिंग एनर्जी निकाल सकते हैं। इस फॉर्मूले से दो चीजें आ सकती हैं। अगर बाइंडिंग एनर्जी पता हो तो ऑर्बिट नंबर आ सकता है, अगर ऑर्बिट नंबर पता हो तो बाइंडिंग एनर्जी आ सकती है। En बराबर है -13.6 अपॉन एन स्क्वायर। अगर बाइंडिंग एनर्जी पता हो तो ऑर्बिट नंबर आ जाएगा, ऑर्बिट नंबर पता हो तो बाइंडिंग एनर्जी आ जाएगी, और ये हमेशा आंसर आपको देगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में। जब ये फॉर्मूला ड्राइव किया गया था तो ऑल दी कैलकुलेशंस वाज डन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसमें जब भी आपको ये एनर्जी देगा तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में देगा। अगर फर्स्ट ऑर्बिट हमारे पास है तो फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी E1 और बराबर हो जाएगी -13.6 अपॉन 1 स्क्वायर। तो आंसर आएगा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो दिस इज द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट। इसी तरीके से सेकंड ऑर्बिट की बाइंडिंग एनर्जी -13.6 अपॉन 2 स्क्वायर। जब सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस तरीके से थर्ड ऑर्बिट की एनर्जी -13.6 अपॉन 3 स्क्वायर। जब सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा -1.5। चौथे ऑर्बिट की -13.6 अपॉन 4 स्क्वायर, जिसका मतलब है -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पांचवें ऑर्बिट की जो बाइंडिंग एनर्जी है वो हमारे पास है -13.6 अपॉन 5 स्क्वायर, जो हमारे पास होगी -0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपको इन पांचों ऑर्बिट्स की, यानी कि फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट, फिफ्थ ऑर्बिट, इन पांचों ऑर्बिट्स की बाइंडिंग एनर्जीज के बारे में पता होना चाहिए। पांचों ऑर्बिट्स की बाइंडिंग एनर्जी के बारे में पता होना चाहिए, आपको वर्बली याद होना चाहिए। फर्स्ट ऑर्बिट की -13.6, सेकंड ऑर्बिट की -3.4, थर्ड ऑर्बिट की -1.5, फोर्थ ऑर्बिट की -0.85, फिफ्थ ऑर्बिट की -0.54। तो ऑल दी बाइंडिंग एनर्जीज यू शुड रिमेंबर, आपको पता होनी चाहिए। तो हमारे पास सारी की सारी बाइंडिंग एनर्जीज हैं जो हमने यहाँ पर आपके सामने रखी। फर्स्ट ऑर्बिट की -13.6, सेकंड ऑर्बिट की -3.4, और फोर्थ ऑर्बिट की हमारे पास जो होगी वो -0.85, थर्ड ऑर्बिट की -1.5, और फिफ्थ ऑर्बिट की -0.54। तो दीज आर ऑल बाइंडिंग एनर्जीज जो हमारी नॉलेज में होनी चाहिए। ठीक है, अगेन आई एम टेलिंग यू वन थिंग, इफ यू are having a general formula then you can find out the binding energy of any orbit. इस फॉर्मूले से हम दो चीजें निकाल सकते हैं। आपके पास अगर इस फॉर्मूले से बाइंडिंग एनर्जी पता हो तो ऑर्बिट नंबर आ जाएगा, ऑर्बिट नंबर पता हो तो बाइंडिंग एनर्जी आ जाएगी। याद रखिएगा, क्वेश्चन में जब बाइंडिंग एनर्जी गिवन होगी आपको इलेक्ट्रॉन की तो वो पॉजिटिव होगी, बट थ्योरेटिकली अगर आपने सही तरीके से सुना है तो आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन की बाइंडिंग एनर्जी हमेशा नेगेटिव होती है। तो आपने उसको हमेशा नेगेटिव ही लेना होगा। जैसे अगर मैं आपको क्वेश्चन बना के दूं, जैसे कि अगर मैं आपको एक क्वेश्चन बना के दूं, जैसे कि मैं अगर आपको एक क्वेश्चन बना के दूं और मैं क्वेश्चन बना के आपको क्या दूं,
क्वेश्चन बना के मैं आपको यहाँ पे क्या दे सकता हूँ, आइए जरा देखते हैं। क्वेश्चन बना के अगर मैंने आपको यहाँ पे एक चीज दी और मैंने आपसे ये कहा द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिट इज 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कैलकुलेट इट्स ऑर्बिट नंबर। वैसे तो आपको कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्यों? क्योंकि आपको पता है 3.4 स्टैंडर्ड है और वो सेकंड ऑर्बिट की है। अब आपने कहा कि हमें फार्मूला पता है En बराबर है -13.6/n²। अब यहाँ पे आपने इसको माइनस में लेना होगा। सेकंड ऑर्बिट की बाइंडिंग एनर्जी आपको गिवन है, तो ये बाइंडिंग एनर्जी आपने बाइंडिंग एनर्जी की जगह पुट करी, माइनस में लेना होगा। माइनस में 13.6/n², माइनस से माइनस क्या हुआ, कैंसिल। आप इनकी पोजिशन इंटरचेंज कर दें तो n² बन गया 13.6/3.4। अब आपके पास यहाँ पे ये बना 3.4 और ये आपके पास क्या बन गया, 13। अब आपको इस बात का अच्छे तरीके से अंदाजा है कि हमारे पास ये 13 जो है ये 12 से बड़ा है, तो इसका मतलब इसका आंसर 4 पॉइंट समथिंग आएगा। एग्री करना है ना? 13 12 से बड़ा है, इसका मतलब इसका आंसर 4 पॉइंट समथिंग आएगा। तो 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, तो आंसर कितना आया, 4। तो रूट लिया, तो रूट लेने के बाद हमें आंसर कितना मिला, 2। तो इसका मतलब हमारे पास इसका ऑर्बिट नंबर क्या है, 2। What I have done here, I just make you to having used to of this formula कि यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी आएगी, यहाँ पे ऑर्बिट नंबर आएगा। अगर आपको कुछ पूछना है अच्छी क्लास के बारे में तो आप पूछ लें, अदरवाइज मैं क्लास ऑफ कर रहा हूँ and I'm waiting for 3 minutes. If you want to ask any question, then you can ask it now. If you want to ask any question, then you can ask me, otherwise you can move toward next class. Thank you.